Hello students, welcome back to your channel Commerce Billions. I am Rajesh Kacholia. Today in this video we are going to discuss about the new economic policy and its impact on the business environment and the manager's response to these changes as well as demonetization. Right? तो एनईपी पॉलिसी जो 1991 में फॉलो करी गई थी, जो आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पहले इसके बारे में चले जाते हैं कि इससे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स कैसी थी। ठीक है, तो बिफोर 1991 जो इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसके अंदर मेजर रोल किसका था? सिर्फ पब्लिक सेक्टर का। मतलब पब्लिक सेक्टर वाज द मेजर प्लेयर इन द इंडियन इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था। ठीक है, और जो था उनके ऊपर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। दैट मीन्स उनको बिजनेस करने के लिए बहुत सारे परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, वो फ्रीडमली वर्क नहीं कर सकते थे। इसका रीजन ये है क्योंकि तब तक इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी। ठीक है, तो आफ्टर 1991 इंडियन इकोनॉमिस्ट फील और वी कैन से गवर्नमेंट फील कि अब इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपका आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मैं भी शॉर्ट में अलग अलग मीनिंग बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब आपका जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे हटा देना। मतलब मैंने क्या बताया था, पहले जो प्राइवेट सेक्टर था उसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। अब क्या करना, उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना, लाइसेंस सिस्टम को हटा देना। वो आपका किसका पार्ट हो गया? लिबरलाइजेशन का। ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन, दैट मीन्स पहले मेजर रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। सिर्फ पब्लिक सेक्टर मेजर रोल प्ले करता था बिजनेस के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली। दैट मीन्स वही इंडियन बिजनेस को संभालता था। अब गवर्नमेंट चाहती थी कि इसके अंदर मेजर रोल किसका प्ले हो? प्राइवेट सेक्टर का। अब प्राइवेट सेक्टर आगे आए, राइट, और वो मेजर रोल प्ले करे किसमें? इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। राइट, अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया? बहुत सिंपल है कि इंडिया के अंदर पहले फॉरेन कंपनीज अलाउ नहीं थी, अब उसके बाद फॉरेन कंपनीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में कि वो अंदर आए और वो बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लग गया। कब के बाद? 1991 के बाद। ठीक है, तो जो हमारा सारा पहले किस पे डिपेंड रहते थे? पब्लिक सेक्टर से वो डिपेंडेंस हट गई। इससे इंडिया के अंदर ग्रोथ हुआ, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट हुई। राइट, तो अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं वापस कि एनईपी पॉलिसी क्या है। इसके तीनों कंपोनेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और फिर उसके इम्पैक्ट्स। राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वाज फॉलोड इन द ईयर 1991. It is an economic reform for the growth and development of the country by creating competitive environment and increasing industrial efficiency. ठीक है, now industrial efficiency means increasing contribution of industrial sector in the GDP of the country. Okay, now it has three components: liberalization, privatization and globalization. Liberalization means to give freedom. Liberalization का मतलब क्या होता है? फ्रीडम देना। क्या देना? फ्रीडम। राइट, तो फ्रीडम कैसे देना? दैट मीन्स बाय रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस। क्या रिमूव करना? रेस्ट्रिक्शंस। अब रेस्ट्रिक्शंस किस पे रिमूव करेंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। मतलब पहले 1991 से पहले जो बिजनेस स्टैब्लिश होते थे या चलते थे या बिजनेस में जो बिजनेस करते थे उनमें बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते थे रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, आफ्टर 1991 वो रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए। सिमिलरली अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम। अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम मीन्स कि पहले लाइसेंस लेना जरूरी था अगर आपको बिजनेस करना है तो कोई भी। नाउ आफ्टर 1991 license system was totally abolished.
removed, right? ठीक है. Next is your privatization. Privatization is increased role of private sector. मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे किसमें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, एक इंडस्ट्री की इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट. तो उन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? बाय रिड्यूसिंग देयर शेयर ऑफ कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वेयर प्राइवेट सेक्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट. मतलब उन सेक्टर से पैसे निकाल लेना, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट से पैसे निकाल लेना जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है. और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, NSPSU मीन्स नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, राइट. इसका मतलब जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है. नेक्स्ट इज योर ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स पहले फॉरेन कंट्रीज को इंडिया में आके बिजनेस करना अलाउड नहीं था. आफ्टर 1991 जब LPG मतलब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करी गई तो रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए. किसके रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस? FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. 100% नहीं हटाए बट थोड़े कम कर दिए गए, ठीक है. और MNCs को अलाउ कर दिया इंडिया में आके बिजनेस करना, राइट. तो फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती थी. इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया मार्केट में. इज दैट क्लियर? नाउ अब इस NEP पॉलिसी के क्या इफेक्ट पड़े इंडियन इकोनॉमी पे, बिजनेस एनवायरनमेंट पे, ये देख लेते हैं. इंक्रीज कंपटीशन. जैसे ही LPG पॉलिसी फॉलो करी गई, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई. फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आएगी तो डेफिनेटली कंपटीशन इंक्रीज होना ही है, राइट, विद द डोमेस्टिक कंपनीज. अब डोमेस्टिक कंपनीज को सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन फेस करना होता था. कौन सा? टफ कंपटीशन. इज दैट क्लियर? सो विद द एंट्रेंस ऑफ MNCs कंपटीशन इंक्रीज्ड इन इंडिया. नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी. नाउ जब MNCs आएंगी डेफिनेटली दे आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वो क्या यूज करती है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करती है. तो अब इंडियन इंडस्ट्रीज को भी अगर उनसे कॉम्पीट करना है, सर्वाइव करना है, तो दे हैव टू आल्सो यूज अ न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू सर्वाइव एंड टू कम्पीट. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होने लगी. नेक्स्ट इज योर मोर डिमांडिंग कस्टमर. जैसे ही MNCs आई या ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करी गई, उसके बाद प्रमोशनल कैंपेन बढ़ गए, एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ गए. इससे क्या हुआ? नाउ द कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर. कंज्यूमर में क्या हो गया? अवेयरनेस क्रिएट हो गई, राइट. उनके पास चॉइसेस अवेलेबल हो गई. नाउ दे हैव द चॉइसेस अवेलेबल विद देम आल्सो. सो देयरफॉर विद दिस देयर डिमांड्स आल्सो इंक्रीज्ड, क्योंकि वो अवेयर भी हो गए और उनकी चॉइसेस भी बढ़ गई. नेक्स्ट इज नेसेसिटी फॉर चेंज. 1991 से पहले क्या था? मार्केट बहुत रेगुलेटेड था, मतलब एक दायरे में रहता था, सब काम नॉर्मल तरीके से होता था, ठीक है, और स्टेबल था. लेकिन जैसे ही 1991 के बाद ये MEP पॉलिसी फॉलो करी गई, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लगी, रेस्ट्रिक्शंस हटने लगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आने लग गए. सो देयरफॉर नाउ Indian company or domestic companies have to compete, survive and adjust by changing themselves. Is that clear? Next is your need for developing human resources. When the competition is going to increase, when the new techniques are going to be used, therefore the humans are also need to be trained. उनको भी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, उनकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज करने की जरूरत है. देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली, स्पेसिफिकली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली compete with the foreign competitions or MNCs competitions. So therefore training is to be given to the
human beings or human resources which are working in the organization to improve their efficiency. Next is your market orientation. Market orientation means पहले जो प्रोडक्ट बनते थे बिफोर 1991 they were totally प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोड्यूस एंड सेल, प्रोड्यूस कर दो उसको बेचना है बस, ठीक है. बट आफ्टर 1991 द टोटल अप्रोच वाज चेंज. नाउ द मोर प्रोडक्शन वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर डिमांड. इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर और कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच. अब जो प्रोडक्शन होता था वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होता था, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता था. नेक्स्ट इज योर लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट. लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट, पहले जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर्क करता था, अगर उनको नुकसान भी हो जाता था, लॉस भी हो जाता था, तो उनको असिस्टेंस किससे मिलती थी? गवर्नमेंट से. बट अब क्या हो गया 1991 के बाद, गवर्नमेंट ने अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करना उनको कम कर दिया. गवर्नमेंट रिड्यूस their assistance which they were providing to the public sector units. So therefore now, if public sector units have to survive in the market, then they have to improve the efficiency for their survival. Now, managerial response to change in business environment. That means after 1991, the changes which took place in the business environment, how does the managers reacted to that? ठीक है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करी, कैसे रिएक्ट किया. ठीक है, तो नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग और प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट which they were producing, they started the producing न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. उन्होंने नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना चालू कर दिया. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्लियर दे वर प्रोड्यूसिंग सपोज सोप्स, अगर वो पहले सोप्स बना रहे थे, तो नाउ दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सर्व्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो मतलब उन्होंने नई लाइन प्रोड्यूस करना चालू कर दिया. राइट. जॉइंट वेंचर विथ एमएनसीज. अब जैसे ही एमएनसीज इंडिया में आई, कंपटीशन इंक्रीज हो गया फॉर सर्वाइवल. ठीक है, क्या करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए. डोमेस्टिक कंपनीज ने क्या टेक्निक अपनाई करी? दे कोलैबोरेट देयर बिजनेसेस विद द फॉरेन कंपनीज, यानी एमएनसीज के साथ उन्होंने क्या किया? कोलैबोरेशन कर लिया, टाई अप कर लिया. ठीक है, फॉर डूइंग द बिजनेस, लाइक काइनेटिक होंडा एंड हीरो होंडा, जिन्होंने क्या करा यहाँ पे आके कोलैबोरेट कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया इंडिया में. नेक्स्ट इज एक्विजिशन एंड मर्जर्स. एक्विजिशन मीन्स बाइंग, कंप्लीटली बाय कर लेना किसी को. मर्जर मीन्स कंबाइनिंग, कंबाइन हो जाना फॉर ऑपरेशंस, फॉर डूइंग बिजनेस. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ये, when Vodafone introduced in India, जब वोडाफोन इंडिया में आई, ठीक है ना, तो इट एक्वायर्ड द हच. उसने किसको एक्वायर करा? हच को. बट नाउ विद द स्टिफ कंपटीशन व्हिच वोडाफोन फेस्ड थ्रू जियो, देयरफॉर वोडाफोन एंड आइडिया आर मर्ज्ड. अब वोडाफोन और आइडिया क्या हो? मर्ज हो गए. ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए फेस द चैलेंजेस व्हिच आर प्रेजेंटेड इन द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज योर ब्रांड बिल्डिंग. ब्रांड बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशनल इवेंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स. ठीक है, अपना इमेज बिल्ड करना किसके बीच में? पब्लिक के बीच में. अपनी इमेज को बिल्ड करना किसके बीच में? पब्लिक के बीच में. वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपनी कंपनी का, राइट, या अपने प्रोडक्ट्स का, तो उस तरह से आपकी इमेज ब्रांड बिल्ड होगी किसमें? पब्लिक के बीच में. देयरफॉर नाउ आफ्टर 1991
they spend a lot amount also on promotional events and advertisements. Next is your टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स डेफिनेटली जैसे न्यू कंपनीज या एमएनसीज आएंगी जिनके पास बहुत पैसा अवेलेबल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल विद देम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद देम, therefore to survive domestic companies also have to use the latest technology. किस लिए यूज करनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी टू compete, to survive and to reduce the cost of production so that they can also survive in the market or environment. Next is your customer oriented approach. Customer oriented approach means producing the goods according to the needs, demand and requirement of the consumer. मतलब पहले ऐसा होता था कुछ भी प्रोड्यूस कर दो, everything is going to be sold, but now not this policy is to be followed, or not this approach is to be followed. Now customer the goods are to be produced according to the needs of the customer. ठीक है. Next one, better labor relations. That means as the foreign companies or MNCs enter the Indian business environment, ठीक है, they had the different working culture, different working environment. So therefore Indian managers or organizations or have always fear that their employees might leave their organization and join the other companies. Therefore, to stick to their employees, to get their employees working with the organization, they have to maintain the good relations with the employees. Right? So therefore, the manager's approach changed towards the employees by having a better relations with the labor. अभी कैसे होगा? By providing them fair wages or salary, proper working conditions and fair treatment at workplace. Right? Now, next topic, demonetization. पहले demonetization का मतलब क्या होता है? Demonetization means the currency which we were using, now that currency no more can be used for any financial transaction or any of the transactions. That means अगर आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप उस पैसे से यानी उस करेंसी से आप कुछ खरीद नहीं सकते, बिकॉज दैट करेंसी इज नाउ नो मोर अ लीगल टेंडर. दैट मीन्स डिमोनेटाइजेशन मीन्स स्क्रैपिंग द स्टेटस ऑफ करेंसी एज लीगल टेंडर. ठीक है, और ये कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को. ठीक है, और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द गवर्नमेंट दिस डिसीजन? पहला रीजन, टू स्टॉप द काउंटरफिट करेंसी. काउंटरफिट मीन्स फेक करेंसी. नंबर 2, टू स्टॉप द फंडिंग ऑफ टेररिज्म. दैट मीन्स जो करेंसी टेररिज्म के यूज में आ सकती थी या टेररिस्ट एक्टिविटीज के यूज में आ सकती थी, टू स्टॉप दैट, टू गेट आउट द और to get out or take out the black money in the economy. ठीक है, और फोर्थ पॉइंट, टू स्टॉप द करप्शन. तो इन चारों रीजंस की वजह से डीमोनेटाइजेशन किया गया था. ठीक है, अब इसके फीचर्स. नंबर 1, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. अब ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कैसे हुआ कि जैसे कि इफ अ पर्सन इज हैविंग अ ब्लैक मनी विथ हिम, उसके पास कुछ ब्लैक मनी है, सपोज whatever amount you can take it as an example, उसका गवर्नमेंट ने बोला you have to pay 40%, 60% to the government as tax penalty, remaining amount you can keep with you. So as a tax administration measure, by imposing tax penalty on the black money. Right? Number 2, stringent approach towards tax evasion. That means now no person,
That means after the demonetization, no person will be tolerated for non-payment of tax. That means अगर अब किसी पर्सन ने भी टैक्स पे नहीं किया या अपनी रियल इनकम छुपाई या पैसा अक्यूमुलेट किया, ठीक है, एज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी, दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, दैट इज स्ट्रिक्ट अप्रोच. Channelizing savings into formal financial system. Savings into formal financial system, that means the money which were having with the persons at their home और कहीं पे भी पड़ा हो, मतलब इंस्टेड ऑफ बैंक सिस्टम वो पैसा कहीं पे भी हो, वो पैसा अगर अब बैंकिंग सिस्टम में चला जाए, बैंक्स में डिपॉजिट हो जाए, तो वो इंडिया के जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आ जाता है. Right, so that now the savings can be channelized into formal financial system, as after demonetization the public have to deposit their money into the bank to get it exchanged. Right, next is your development of less cash economy, means कम कैश. अब आपको मिनिमम कैश कैरी करना है और सारा पेमेंट किसके थ्रू करना है? डिजिटल कैश के थ्रू. देयरफॉर नाउ द ट्रांजैक्शंस नीड टू बी डन थ्रू डिजिटल कैश. राइट, देयरफॉर समझ आ गई कि अब जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है वो किस में करनी है? डिजिटल कैश में. यू डज नॉट नीड टू कैरी कैश विथ यू. देयरफॉर विथ दिस नाउ द कंट्री वाज मूविंग टुवर्ड्स less cash economy. Right, this was the approach.